बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा 10th क्लास का नेक्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर हमने आज स्टार्ट करना है जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स। थर्ड चैप्टर है बेसिकली, और यहाँ पे चैप्टर नंबर 12 के नाम से है जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स आपने पहले नहीं पढ़ा। जितने भी ऑप्टिक्स आपके पास लेंसेज होते हैं या मिरर होते हैं, आप लोग देखते हैं, अपना अक्स देखते हैं, आपने घरों में पड़े होंगे, जैसे ग्लासेस होते हैं, आप ग्लासेस लगाते हैं, उसके बाद मिरर पड़ा होता है घर जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, अक्स देखते हैं। ये सारा आपके पास क्या होते हैं? ऑप्टिक्स होते हैं। लेंस हो गया, माइक्रोस्कोप होगी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगी, टेलीस्कोप होगी, ये सारे के सारे जिसमें लेंस यूज़ हो वो सारा क्या होता है? ऑप्टिक्स का अपरेटस होता है। और उसकी जियोमेट्री कैसी होगी, मीन कि उसके कंस्ट्रक्शन, वर्किंग सारी उसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग अबाउट ऑप्टिक्स विल बी स्टडी इन जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स। तो ये आपके पास जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स होते हैं। तो जियोमेट्रिक ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ। बेसिकली हमने लाइट को स्टडी करना है। तो लाइट, जैसे लेट्स से कि ये आपके सामने एक बल्ब लगा हुआ है, इस बल्ब से लाइट हर डायरेक्शन में निकलेगी, हर डायरेक्शन में इसकी लाइट जा रही है, लेकिन इसके निकलने का भी कोई ना कोई मेथड होगा, कहाँ कैसे जाएगी, किस डायरेक्शन में जाएगी। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये दो टर्म्स हैं आपके पास। आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट चैप्टर के एंड पे जब रिपल टैंक को स्टडी कर रहे थे उसमें भी आपने पढ़ा था कि ये जो आपके पास रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होती है, इसको इन दोनों को मैंने सेपरेट करके आपको आई थिंक एक शेयर की शक्ल में मैंने आपको बताया था कि ये कैसे इन दोनों के दरमियान डिफरेंस होता है। चलिए मैं आज फिर आपको बता देता हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये दो टर्म्स आपके पास है। रिफ्लेक्शन का मकसद होता है आपके पास कि वापस आ जाना, टकरा के वापस आ जाना। मीन व्हेन अ लाइट ट्रेवल इन अ सर्टेन मीडियम फॉल्स, लेट्स से मैं आपको एक डायग्राम इसकी बना देता हूँ। पहले इसकी ना आपको मैं डेफिनेशन लिख दूँ। व्हेन लाइट traveling in a certain medium falls on the surface of another medium, a part of its turn back, it turn back in the same medium. It means that first medium, in the same medium. दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या मतलब है इसका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? कि जब आपके पास लाइट ट्रैवल करे किसी एक मीडियम में और वो टकराए किसी दूसरे मीडियम की सरफेस के साथ, तो क्या करे? टकराने के बाद वो टर्न बैक कर जाए इन द सेम मीडियम, मीन वापस उसी मीडियम में चली जाए, देन इट्स सेड टू बी अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये आपके पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। इसकी डायग्राम समझते हैं कि हमारे पास डायग्राम कैसे है। अभी हमने पढ़ा कि सबसे पहले लेट्स से कि ये आपके पास एक मीडियम पड़ा हुआ है, एक प्लेन मिरर है आपके पास, एम मिरर कह देते हैं हम इसे। इसकी सरफेस पे देखें तो आपके पास एक
रे आ रही है लाइट की, इसकी सतह पे आके टकराई, टकराने के बाद वापस बाउंस बैक उसी मीडियम में करेगी, ये इसी मीडियम में वापस चलेगी और यहाँ पे ये नॉर्मल 90 के एंगल पे ये इसका नॉर्मल होता है। तो ये आपके पास प्लेन मिरर है। तो लेट्स से कि ये आपके पास इंसिडेंट रे ए है और ये रिफ्लेक्टेड रे बी है और ये आपके पास मिरर है। इंसिडेंट रे आई एंगल के साथ आई और रिफ्लेक्टेड रे आर एंगल से वापस चली गई और जो नॉर्मल के साथ इसका नॉर्मल का एंगल मैं यहाँ से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जो यहाँ पे नॉर्मल का एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री। ये आपके पास एक छोटी सी मैंने आपको बना के दी है डायग्राम इसकी कि किस तरीके से इंसिडेंट रे, ये आपके पास इंसिडेंट रे है ए वाली, ये आई और ये आके ओ पॉइंट पे टकराई। ओ पॉइंट पे टकराने के बाद ये इस एम मीडियम को क्रॉस नहीं किया, वापस उसी मीडियम में चली गई। देन इट सेड टू बी अ रिफ्लेक्टेड या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो ये आपके पास रिफ्लेक्शन होती है। उसके बाद अक्सर आपने देखा होगा कि आपने बुक पे या कहीं भी लेट्स से आपने अपना नाम लिखा हुआ है एक पेज पे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मैं लिख देता हूँ ये मैंने अपना नाम लिख दिया। अब इसको इसके सामने मैं अगर यहाँ पे अपना मिरर रखूँ तो मिरर में देखूँगा तो मिरर में ये किस तरीके से मुझे नज़र आएगा, ये बिल्कुल मुझे उल्टा नज़र आएगा। ये इस तरीके से लिखा हुआ मुझे नज़र आएगा। ये कैसे क्यों होता है? क्योंकि ये बिल्कुल उसी मीडियम में होता है जहाँ से आप ये जिस पेज पे रखा हुआ है उसी तरफ नज़र आएगा, उसके बैक पे नज़र नहीं आएगा। लेकिन क्या होगा कि वो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसके जिस एंगल पे आया है उसी एंगल पे वापस गया, लेकिन उसकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये कॉमन से एग्जांपल है। उसके बाद आपके पास होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शन के भी कोई ना कोई रूल एंड रेगुलेशन होती है कि किस तरीके से इसने आना होता है, टकराना होता है। तो उन्हें कहा जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो आपके पास पहला लॉ है वो आपके पास है कि ये जो अभी आपने पढ़ा कि इंसिडेंट रे नॉर्मल रे, नॉर्मल जो 90 के एंगल पे थी, और रिफ्लेक्टेड रे जो टकरा के वापस गई। ये सारी की सारी क्या करेंगी, लाई इन द सेम पॉइंट। ये सेम लाइन पे लाई करेंगी। ये क्या मतलब है, जैसे ये देखें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों इसी एक पॉइंट पे लाई कर रही हैं, इसी एक प्लेन पे लाई कर रही हैं। तो ये इसका मतलब है। दूसरा जो इसका मेन लॉ का है वो ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज़ इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा आर। इसका मतलब है कि जो जिस एंगल से वो आएगी उसी एंगल से वापस जाएगी। अगर वो 45 के एंगल से आई है तो 45 के एंगल से ही वापस जाएगी, 90 के एंगल से आई है तो 90 के एंगल से ही वापस जाएगी। तो ये आपके पास बेसिक इसके दो लॉज हैं कि आपके पास तीनों रेज़ एक ही पॉइंट पे लाई करेंगी और एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। उसके बाद आपके पास है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किस तरीके से होती है, तो बेसिकली आपके पास जो रिफ्लेक्शन के तरीक़ेकार हैं वो सिर्फ दो हैं।
दो तरीके से हो सकती है, या तो रेगुलर होगी या इर्रेगुलर होगी। रेगुलर और इर्रेगुलर, ये दो तरीके कार हैं इसके। रेगुलर कैसे होगी? रेगुलर को या स्मूथ सरफेस भी कहा जाता है, और इर्रेगुलर को रफ सरफेस कहेंगे हम। इसका क्या मतलब है? रेगुलर के लिए आपके पास स्मूथ सरफेस होगी और इर्रेगुलर के लिए आपके पास क्या होगी? रफ सरफेस होगी। मैं आपको यहाँ डायग्राम बनाता हूँ। रेगुलर के लिए आपके पास लेट्स से कि ये रेगुलर के लिए है, ये स्मूथ सरफेस है, जिस रेज आएगी वैसे ही टकरा के वापस, ऐसे। लेकिन जो इर्रेगुलर होगी उसमें जो सरफेस होगी आपके पास वो कहीं से ढलवान बने हो गए, ऐसे कभी ऊंची कभी नीची। तो जब यहाँ से टकराएगी तो ऐसे, फिर यहाँ से टकराएगी तो ऐसे, यहाँ टकराएगी तो ऐसे, इर्रेगुलर। तो ये कोई एक स्मूथ इसका पाथ नहीं होगा, एक रफ सी सरफेस होगी, उसे हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास इर्रेगुलर सरफेस है और ये हमारे पास रेगुलर रिफ्लेक्शन है। ये दो किस्म की आपके पास रिफ्लेक्शन होती है। तो ये रिफ्लेक्शन का टॉपिक यहाँ पे हमारे पास एंड हुआ। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं? स्फेरिकल मिरर स्फेरिकल मिरर की डेफिनेशन करना चाहें तो डेफिनेशन ऐसे होगी: अ मिरर हुज पॉलिश्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज़ अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फेयर और ऑफ ग्लास और प्लास्टिक इज़ कॉल्ड अ स्फेरिकल मिरर। कैसे इसकी डेफिनेशन करेंगे? अ मिरर, लिख लें बच्चे ये डेफिनेशन, अ मिरर हुज पॉलिश्ड reflecting surface is a part of a hollow sphere of glass is called स्फेरिकल मिरर। तो ये आपके पास मिरर की डेफिनेशन होती है कि मिरर क्या होता है। मिरर जिस पॉलिश्ड हो या रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो और वो उसका एक हिस्सा क्या हो? हॉलो स्फेयर, अंदर से खाली हो, जो ग्लास का बना हो। ज़रूरी नहीं है वो ग्लास का, वो प्लास्टिक का भी हो सकता है। गिलास हो या प्लास्टिक हो, उसे हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? स्फेरिकल मिरर है। अब स्फेरिकल मिरर की डिफरेंट आपके पास कैटेगरीज़ हैं। अब पहले इनको कैटेगरीज को भी देखते हैं और साथ इनकी डायग्राम भी बनाते हैं। सबसे पहले देखें, मैं यहाँ पे आपको एक डायग्राम बना देता हूँ। ये आपके पास 2 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद
ये आपका मिड पॉइंट सी, ये मिड पॉइंट सी। अब सी से इसका रेडियस भी कुछ ना कुछ होगा। लेट्स से ये आपका रेडियस है और ये आपका रेडियस है। अब ये दो आपके रेडियस हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके, उसके बाद इसको और पॉइंट बनाए तो आपके पास ये एक पॉइंट बन गया और एक पॉइंट ये बन गया। ये दोनों पॉइंट्स को हम इकट्ठा यहाँ पे लिख दें तो ये आपके पास क्या बन गया, पोल। अब ज़रा इनकी डेफिनेशंस को हम देखते हैं कि हमारे पास ये क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले देखें तो कनकेव मिरर। कनकेव मिरर ये बच्चे आपके पास कनकेव है और ये आपके पास कन्वेक्स है। ये दोनों मिरर हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर आपके सामने है। कनकेव मिरर क्या होता है? कनकेव मिरर इज़ अ स्फेरिकल मिरर हुज इनर कर्व्ड सरफेस इज़ रिफ्लेक्टिंग, जिसका अंदर का हिस्सा क्या हो, कर्व्ड हो। ये जो फर्स्ट पे आपको नज़र आ रही है, फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब इन दोनों में देखें, जो फर्स्ट वाली है जिसकी इनर कर्व्ड सरफेस रिफ्लेक्टेड हो या रिफ्लेक्टिंग हो, उसे क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, कनकेव मिरर है। और कन्वेक्स क्या होगा, जो सेकंड है, जिसका आउटर कर्व्ड सरफेस हो, जिसकी बाहर की सतह क्या हो, कर्व्ड हो, उसे क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, कनकेव मिरर है। ये जो मैं आपको ब्लू कलर में दिखाया है, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये दोनों क्या है आपके पास, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। उसके बाद पोल, अभी जो हमने लिखा पोल की डेफिनेशन, ये पोल जो लिखा है, ये जो दो पॉइंट्स मैंने दिखाए हैं, ये वाला और ये वाला, ये क्या चीज़ें हैं? पोल की डेफिनेशन होती है, इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये जो कर्व्ड सरफेस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मिड पॉइंट, और यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा उसे क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पॉइंट, जो दोनों कन्वेक्स में भी और कनकेव में भी आपको नज़र आ रहे हैं, इसे क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अ स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट ऑफ स्फीयर, द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो भी आपके पास सर्कल होगा, स्फीयर होगा, उसके जो मिड पॉइंट होगा, उसका जो ओरिजिन होगा, सर्कल का मिड पॉइंट होगा, उसे क्या कहेंगे, सी या सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके बाद आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद आपके पास है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस दोनों में, कनकेव में भी और कन्वेक्स में भी आप देखें तो दोनों में आपको आर नज़र आ रहा है, एक ये आर है और ये एक ये आर है। इन दोनों में देखें तो आपके पास आर नज़र आ रहे हैं, इसे कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज़ द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज़ अ पार्ट। रेडियस आप जानते हैं कि मिड पॉइंट से लेकर आउटर बाउंड्री तक सर्कल का जो रेडियस होता है, डिस्टेंस होता है, उसे क्या कहा जाता है, रेडियस कहा जाता है। उसके बाद आपके पास प्रिंसिपल फोकस, एक चीज़ आपके पास रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, ये जो लाइन है, ये जो मिड लाइन आपको नज़र आ रही है क्रॉस करते हुए, इसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इट इज़ द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी को और पोल को, सी और पोल को आपस में मिलाए, इसे क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये आपके पास चंद एक डेफिनेशन थी। अब उसके बाद नेक्स्ट आपके पास प्रिंसिपल फोकस और दूसरी आपके पास फोकल लेंथ। तो ये प्रिंसिपल फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, और दूसरे नंबर पे आपके पास क्या आ गया, प्रिंसिपल फोकस। ये तीन डेफिनेशन, इनको देखने के लिए हम एक नई डायग्राम बनाते हैं। ये यहाँ तक उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है, लेट्स से कि ये आपके पास एक डायग्राम, एक ही डायग्राम बना लेते हैं। ये आपके पास डायग्राम है, यहाँ से आपके पास
लाइट्स आ रही हैं। ये इस एक पॉइंट से सारी की सारी रेज इकट्ठी हो रही हैं इस एक पॉइंट पे। इस पॉइंट को क्या कहा जाता है कि ये हमारे पास क्या है, एफ है, कैपिटल एफ, प्रिंसिपल फोकस। और जो आपके पास ये सी है, जो रेडियस का सेंटर था, ये वही डायग्राम है पिछली, लेकिन उसको हमने थोड़ा सा ओपन करके बना दिया है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये क्या कहलाता है हमारे पास, रेडियस। और ये आपके पास क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस, जो लाइन आपको मिलवाती है। और उसके बाद आपके पास एक चीज़ न्यू है आपके पास यहाँ, फोकल लेंथ। पोल से लेके, ये पोल था, पोल से लेके फोकल लेंथ, इन दोनों के दरमियानी फासले को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस और पोल, इन दोनों के दरमियानी फासले को क्या कहा जाता है, स्मॉल एफ, जो क्या होता है फोकल लेंथ कहते हैं। तो ये आपके पास फोकल लेंथ है। तो ये आपके पास कॉमन सी डायग्राम है जिसके अंदर आपने फोकल लेंथ और प्रिंसिपल फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस को पढ़ा, ये आपके पास है। उसके बाद आपके पास एक कन्वेक्स और कनकेव को एग्जांपल देखनी हो, आपके घर में स्पून पड़ा होगा, चम्मच जिसे कहते हैं, तो उसकी दो सतह होती हैं, एक बाहर को उभरी होती है, एक ऐसे होती है। अब इसकी एक सतह ये है, एक सतह ये है। इधर से देखें तो आपको अपनी डायग्राम उल्टी नज़र आएगी, इधर से देखें तो आपको सीधी नज़र आएगी। प्रैक्टिकल कीजिएगा घर में तो आपको इसके अच्छे तरीके से समझ आएगी। उसके बाद आपके पास इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको जो हमारे पास इमेज लोकेशन बाय स्फेरिकल मिरर फार्मूला पढ़ेंगे और रिफ्लेक्शन। बल्कि मिरर फार्मूला आज ही कर लेते हैं। मिरर फार्मूला मिरर फार्मूला क्या होता है बच्चे, दो चीज़ें, एक चीज़ मैं आपको बता दूं जिसके अंदर एक आपने पढ़ा फोकल लेंथ, एक आपने पढ़ा कि आपके पास जो इमेज कैसे बनती है, और एक आपके पास होता है कि आपका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा। ये आपके पास ऑब्जेक्ट और ये आपके पास इमेज, ये तीन चीज़ें हैं। कैसे कि लेट्स से कि आप एक ऑब्जेक्ट है ये वाला, इसकी डायग्राम बनाना चाहते हैं, यहाँ पे आपने लेंस लगा दी है, इसकी डायग्राम यहाँ लेट से बन रही है, ये डायग्राम बन रही, तो ये वाला P, सॉरी ये Q, ये P और इनका दरमियानी फासला फोकल लेंथ। तो इसका मतलब है कि हमारे पास तीन चीज़ें हैं। एक ऑब्जेक्ट, लेट्स से कि आप अपनी ना डायग्राम बनाना चाहते हैं, आप अपनी पिक्चर बनवाना चाहते हैं। अपनी पिक्चर कैसे बनवाएंगे कि आप कैमरे के ज़रिए सबसे पहले आप ख़ुद को शूट करेंगे। आप जो खुद हैं, आप ऑब्जेक्ट हैं। आपकी जो इमेज बनेगी मोबाइल के अंदर, वो आपकी क्या होगी, ये ऑब्जेक्ट की इमेज होगी। उसके बाद जो फोकल लेंथ होगा, वो उसके अंदर का प्रोसीजर का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं फोकल लेंथ। तो इसको डेफिनेशन कैसे करेंगे, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला is the relationship between object P, image Q and focal length F।
इसमें 3 चीज़ें आपने पढ़ी, रिलेशनशिप किस किस का, ऑब्जेक्ट P का, इमेज Q का, फोकल लेंथ F का। ये तीनों का रिलेशन जो होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, मिरर फार्मूला कहलाएगा। कैसे इनका रिलेशन, सबसे पहले देखें तो जो आपके पास रिलेशनशिप है वो है 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये आपके पास बचे मिरर फार्मूला कहलाता है। 1/f मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1/f 1/p प्लस 1/q। ये आपके पास मिरर फार्मूला है। ये सिंपल सा फार्मूला है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आज हमने रिफ्लेक्शन को पढ़ा, कल हम रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे। रिफ्रैक्शन को कल हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसमें किसी किस्म की भी प्रॉब्लम हो तो आप लेक्चर को बार बार सुनें। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेगा, आप रब्ता कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो इंशाल्लाह रब्ता करके आपकी हर प्रॉब्लम को मैं दूर करूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।